चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाश की यानी कि वेव ऑप्टिक्स का डियर स्टूडेंट्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको पता होगा कि ऑप्टिक्स से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो से आपको कम से कम तो 210 से 12 नंबर फिक्स होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिए। साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मजा आएगा क्योंकि इतना बेहतरीन क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आसान लैंग्वेज में है और आपको पूरा एक बार में याद होने की गारंटी है। चलिए पीडीएफ पर नोट्स जो विद्यार्थी अब तक नहीं लिया तो इसी नंबर पर कांटेक्ट करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा भी गया है। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों, प्रकाश का व्यतिकरण प्राप्त करने के आवश्यक शर्त को लिखिए। देखिए प्रकाश का जो व्यतिकरण होता है इसको प्राप्त करने के आवश्यक शर्त को आपको लिखना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से देखिए तो प्रकाश का व्यतिकरण प्राप्त करने के आवश्यक शर्त निम्नलिखित है। अब देखो ये कौन कौन से शर्त हैं दोस्तों प्रकाश के व्यतिकरण के लिए। तो देखो पहला दोस्तों यहाँ पर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, प्रकाश के दोनों तरंगों का तरंग दैर्ध्य एक ही दिशा में होना चाहिए। यानी कि प्रकाश का जो तरंग होता है दोस्तों, दो तरंग होता है, दोनों तरंग जो होता है दोस्तों एक ही दिशा में होना चाहिए, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए तो प्रकाश के दोनों तरंग दैर्ध्यों का तरंग दैर्ध्य बराबर होना चाहिए। यानी कि प्रकाश का जो वेवलेंथ होता है दोस्तों, दोनों जो वेव होगा दोनों का वेवलेंथ क्या होगा, समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। प्रकाश के दोस्तों दोनों तरंगों के बीच का कलांतर नियत होना चाहिए। यानी कि दोस्तों जो प्रकाश होता है दोनों के बीच का कलांतर क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। और प्रकाश के दोनों तरंगों का आयाम जो होता है दोस्तों लगभग बराबर होना चाहिए। कि प्रकाश के दोनों तरंगों का जो आयाम होता है वो भी बराबर होना चाहिए। और साथ में प्रकाश स्रोत का दोस्तों जो होता है छिद्र होना चाहिए। आपका 5 पॉइंट है, इसको आप लोग 2 पॉइंट में लिख दोगे तो 2 नंबर आपका एग्जाम में दे दिया जाता है, क्योंकि प्रकाश का व्यतिकरण की आवश्यक 2 शर्त पूछेगा, लेकिन मैंने आपको 5 को करवा दिया। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, सेकंड नंबर पे काफी इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि फ्रिंज के चौड़ाई किन किन बातों पर डिपेंड करती है। देखिए फ्रिंज का जो चौड़ाई होगा दोस्तों किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। तो देखिए यहाँ से कहा जा रहा है फ्रिंज की चौड़ाई निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला दोस्तों कि फ्रिंज की चौड़ाई प्रकाश के समानुपाती है, समानुपाती के तरंगदैर्ध्य के समानुपाती। यानी फ्रिंज की चौड़ाई जो होता है दोस्तों प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के समानुपाती होता है। यानी कि फ्रिंज की चौड़ाई प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के कैसा होता है, उसका समानुपाती होता है। यानी कि फ्रिंज की चौड़ाई b है, उसका तरंगदैर्ध्य लैम्डा, तो इसका कैसा है, समानुपाती है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर भी देखिए समानुपाती दिया हुआ है। और साथ में फ्रिंज की चौड़ाई प्रकाश स्रोत के पर्दे के दौरे के समानुपाती होता है। अब फ्रिंज की चौड़ाई 200 बीटा है और 200 पर्दे के बीच की जो दूरी होता है वो डी होता है, इसके कैसा है, समानुपाती होता है। तो यहाँ से देख सकते हो बीटा समानुपाती डी। अब यहाँ से देखिए तो फ्रिंज की चौड़ाई प्रकाश स्रोत के बीच के दूरी के भेद के समानुपाती होते हैं। फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है दोस्तों बीटा जो होता है उसके स्रोत के बीच के दूरी के कैसा होता है, व्युत का समानुपाती होता है साथियों। यही आपका हो गया आवश्यक शर्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए। यह सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो बिल्कुल याद रखने हैं। देखिए जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स अभी तक नहीं ले, मात्र आप लोग को दोस्तों अभी ऑफर चल रहा है, तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके जरूर लीजिए, पूरे सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा साथियों। यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है 9142529134। चलिए यहाँ से पोलराइड क्या है, इसका उपयोग आपको लिखना है। क्या है पोलराइड, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पोलराइड उस क्रिस्टल को कहते हैं जिसके द्वारा अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित किया जाता है। यानी कि पोलराइड एक ऐसा क्रिस्टल होता है जिसके द्वारा अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित किया जाता है। यानी कि ध्रुवित प्रकाश जो होता है दोस्तों, अध्रुवित प्रकाश, इसको क्या किया जाता है, ध्रुवित किया जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। यही होता है आपका पोलराइड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसका देखिए उपयोग की बात किया तो उपयोग भी आपको लिखना है। तो उपयोग में देख सकते हो 3D फिल्म बनाने, जैसे 3D फिल्म का होता है सर जी, तो देखो 3D पिक्चर आप लोग पहले देखे हो, जैसा कि आप लोग देखे होंगे लूडो में दोस्तों छक्का होता है, तो इस प्रकार से जो होता है वो आपका 3D पिक्चर होता है। इसी प्रकार से जो होता है फिल्म बनाने के लिए दोस्तों पोलराइड का उपयोग किया जाता है, जिसके दोस्तों परतों का कई परत यूज किया जाता है पोलराइड का।
देखो पोलराइड का और उपयोग किया था। पोलराइड का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के पदार्थों का प्रकाशीय गुण का अध्ययन किया जाता है। यानी कि पोलराइड का उपयोग करके हम लोग विभिन्न प्रकार के पदार्थों का प्रकाशीय गुण का दोस्तों क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, यानी कि उससे ज्ञान लेते हैं हम लोग। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है पोलराइड आपके लिए। पोलराइड की सहायता से अणुओं का आकार एवं आकृतियों का आकार का अध्ययन किया जाता है। यानी कि पोलराइड जो होता है दोस्तों, इससे अणुओं का आकार एवं आकृतियों का आकार का अध्ययन किया जाता है। यानी कि अध्ययन का मतलब दोस्तों उसको पढ़ा जाता है इसके लिए। चलिए यहाँ से कहा जाता है कि पोलराइड का उपयोग हवाई जहाज और ट्रेन की खिड़कियों में किया जाता है। पोलराइड का उपयोग है दोस्तों हवाई जहाज और ट्रेन जो खिड़कियां होता है दोस्तों, जैसे कि तेज तेज प्रकाश आता है। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पर आपका दोस्तों लगा हुआ है या सामने से मान लीजिए स्कूटर है डियर स्टूडेंट, जैसा कि ट्रेन खिड़कियां होता है दोस्तों, तो वहां पर आप लोग देखोगे जो चालक होते हैं उनके सामने पोलराइड का यूज किया जाता है, क्योंकि वो जो होता है प्रकाश जो होता है तीव्रता के प्रकाश को होगा तो वो रोकेगा, यानी कि आंख पर प्रेशर नहीं आएगा, इसीलिए पोलराइड का उपयोग किया जाता है। तो ये सब बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जिसे आप लोग बिल्कुल एक बार में ही याद कर सकते हैं। देखिए प्रकाश का हाइगेंस द्वितीयक तरंग सिद्धांत को लिखिए। देखिए प्रकाश का हाइगेंस सिद्धांत है दोस्तों, इसका सिद्धांत को भी आपको लिखना है। तो देखिए प्रकाश के हाइगेंस सिद्धांत है दोस्तों द्वितीयक सिद्धांत निम्नलिखित है। यानी कि प्रकाश का जो द्वितीयक सिद्धांत है दोस्तों ये निम्नलिखित सिद्धांत है। क्या क्या सिद्धांत है, तो कहा जाता है प्रकाश का प्रत्येक स्रोत विक्षोभ केंद्र पर होता है। यानी कि प्रकाश के हाइगेंस के जो प्रकाश का हाइगेंस होता है दोस्तों प्रत्येक स्रोत का विक्षोभ केंद्र पर होता है। यानी कि प्रत्येक स्रोत जो होगा दोस्तों उसका जो विक्षोभ होगा वो एक केंद्र पर होगा। कहाँ होगा, केंद्र पर होगा। और प्रकाश तरंग दोस्तों लंब दिशा की ओर होता है। यानी कि प्रकाश तरंग दोस्तों तरंगाग्र लंब की दिशा की ओर होता है। तो ये भी देख सकते हो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग को बिल्कुल क्लियर रखना है, ठीक है ना साथियों। चलिए यहाँ सब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो कहा जा रहा प्रकाश वह आकृति है जो समान कला के में कंपन करने, प्रकाश वह आकृति जो समान कला में क्या करता है, कंपन करता है। यानी कि प्रकाश वैसा आकृति है जो समान कला में क्या करता है, कंपन करता है। क्या करता है दोस्तों, कंपन करता है प्रकाश दोस्तों। चलिए एकदम लालेपो प्रश्न साथियों, एकदम कमाल धमाल भौकाल जरूर मचाना है। चलिए अब देखिए प्रकाश का व्यतिकरण। चलिए प्रकाश का व्यतिकरण देखिए। देखिए एक ही तरंग दैर्घ्य, देखो एक ही तरंग दैर्घ्य के दोस्तों दो प्रकाश, एक ही तरंग दैर्घ्य होगा दोस्तों, तो एक ही तरंग दैर्घ्य के दो प्रकाश होगा। यानी कि एक ही तरंग दैर्घ्य के दो प्रकाश होगा दोस्तों, तो दोनों तरंगों के साथ एक किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलता है। तो प्रकाश के अध्यारोपण के कारण प्रकाश की तीव्रता में दोस्तों वो परिवर्तन होने लगता है। तो इसी को हम लोग प्रकाश का दोस्तों व्यतिकरण कहेंगे। यानी कि एक ही तरंग दैर्घ्य के, क्या सर जी, एक ही तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के दो तरंगे, यानी कि एक ही तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के दो तरंगे एक साथ किसी माध्यम में चलता है। तो प्रकाश के अध्यारोपण के कारण, प्रकाश के अध्यारोपण के कारण प्रकाश के तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। चलिए ये भी काफी कमाल का क्वेश्चन और एग्जाम में आपका पूछा जाता है। ये दो प्रकार का होता है, रचनात्मक व्यतिकरण या संपोषी व्यतिकरण या विनाशी व्यतिकरण। तो देखो अब देखो रचनात्मक व्यतिकरण आखिरकार होता क्या है, जाहिर सा बात आप लोग को जानना चाहिए रचनात्मक व्यतिकरण है क्या। देखो एक ही तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के दो तरंग एक साथ, देखो वही पॉइंट लिखना है जो प्रकाश के व्यतिकरण में, लेकिन बीच में इसका पॉइंट थोड़ा बदलेगा, इसको ध्यान देखिए दीजिएगा। प्रकाश एक ही तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के दो तरंगे एक साथ किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलता है। तो प्रकाश के अध्यारोपण के कारण प्रकाश की तीव्रता क्या होता है, महत्तम होता है। और प्रकाश के व्यतिकरण में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जहाँ पर महत्तम होगा वो रचनात्मक व्यतिकरण और जिसमें न्यूनतम होगा वो विनाशी व्यतिकरण। जाहिर सा बात आप लोग एक बार में याद कर सकते हो। अंतर ये महत्तम और न्यूनतम का है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर महत्तम होगा तो प्रकाश का व्यतिकरण रचनात्मक होगा और न्यूनतम होगा वो दोस्तों विनाशी होगा। समझ रहे हो ना, पूरा एकदम आसान घोर के पिला देंगे आपको, बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाएगा। बस लाइक सब्सक्राइब जो मेरे प्यारे साथियों नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
अब देखो ये दोस्तों महत्तम हुआ तो प्रकाश का दोस्तों क्या हुआ, रचनात्मक व्यतिकरण हुआ। अब वहीं दोस्तों न्यूनतम होगा तो ये आपका विनाशी व्यतिकरण होगा। अब देखो इसका परिभाषा एकदम मजा आएगा, भौकाल मचा देंगे। अब देखिए एक ही तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के दो तरंग एक साथ किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलता है तो प्रकाश के अध्यारोपण के कारण प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाता है। तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का दोस्तों विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। यानी कि प्रकाश की तीव्रता क्या होगा, न्यूनतम जहां पर होगा तो वो आपका दोस्तों विनाशी व्यतिकरण होगा, है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। ये प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए आपको क्लियर ही रखना है। चलिए प्रकाश का विवर्तन क्या, ये भी आपका एग्जाम में पूछा, दो बार पूछ दिया है, 2020 और 21, 23, 22 में, और आपका ऑब्जेक्टिव में तो पूछा ही जाता है। देखो प्रकाश के किसी अवरोध से मुड़ने की घटना को प्रकाश की विवर्तन कहते हैं। तीखे कोण से मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश के किसी अवरोध से मुड़ने की घटना को, यानी कि तीखे कोण, अवरोध का मतलब क्या हो, तीखे कोण से मुड़ने की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। देखो प्रकाश का व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, एक फ्रेनेल विवर्तन होता है, एक फ्राउनहोफर विवर्तन होता है। यानी कि एक फ्रेनेल विवर्तन होता है और दूसरा दोस्तों एक फ्राउनहोफर विवर्तन होता है। ये सब क्या प्रकाश का व्यतिकरण है दोस्तों। अब कहोगे फ्रेनेल विवर्तन क्या है और फ्राउनहोफर विवर्तन क्या, तो इसको भी जान लीजिए। देखो फ्रेनेल विवर्तन है कि प्रकाश स्रोत और पर्दे के अवरोध की दूरी दोस्तों पारमित होता है। प्रकाश स्रोत और पर्दे से दूरी दोस्तों पारमित होगा तो फ्रेनेल विवर्तन, लेकिन अपारमित होगा तो फ्राउनहोफर विवर्तन हो जाएगा। यानी कि प्रकाश स्रोत और पर्दे से अवरोध की दूरी दोस्तों क्या अपारमित यानी कि बहुत दूर पर होगा, तो इससे हम लोग फ्राउनहोफर विवर्तन कहेंगे। यानी कि आपको पता चलेगा विवर्तन दो प्रकार का होता है। अगर आप लोगों से फ्रेनेल विवर्तन पूछेगा तो भी आप लोग लिख दीजिएगा, फ्राउनहोफर विवर्तन नहीं पूछेगा तो भी लिख दीजिएगा। बस अंतर ये है कि इसमें पारमित दूरी पर होता है, इसमें अपारमित दूरी पर होता है। बस एक दोस्तों यहाँ पर होता है, एक 10 को दूर होता है, इससे होता है तुलना। चलिए ये तो आपका एकदम कंठस्थ हो गया साथियों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का विवर्तन में अंतर आपको अब लिखना है। अंतर भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको भी आपको लिख ही लेना है। चलिए देखिए कहा जा रहा है दोस्तों के प्रकाश का दोस्तों व्यतिकरण और विवर्तन। देखो प्रकाश के व्यतिकरण में संभव फ्रिंजों के चौड़ाई बराबर होते हैं। यानी कि प्रकाश का जो व्यतिकरण होता है इसमें फ्रिंजों की जो चौड़ाई होती है बराबर होती है। वहीं प्रकाश के विवर्तन में सभी फ्रिंजों की चौड़ाई जो होता है बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। यहाँ पर आपको लिख लेना, नहीं लिखा है कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि प्रकाश के दोस्तों जो फ्रिंज होगा, फ्रिंज की चौड़ाई इसमें जो होता है सभी फ्रिंजों की चौड़ाई बराबर होता है, लेकिन विवर्तन में ऐसा नहीं होता है। देखो प्रकाश के विवर्तन में दोस्तों सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता बराबर होती है, जबकि इसमें बराबर नहीं होता है। यानी कि प्रकाश के व्यतिकरण में सभी फ्रिंजों की तीव्रता बराबर है, लेकिन इसमें क्या है बराबर होता नहीं है। कोई बड़ा कोई छोटे बराबर लगभग नहीं होता है व्यतिकरण में, लेकिन इसमें होता है व्यतिकरण में बराबर हो जाता है। देखिए प्रकाश के व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता शून्य होती है। यानी कि प्रकाश का जो व्यतिकरण होगा उसके लिए सभी अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता शून्य होगी, लेकिन प्रकाश के व्यतिकरण यहाँ विवर्तन होगा। प्रकाश के विवर्तन में दोस्तों जो होता है अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता शून्य नहीं होती है। चलिए ये तो आप लोग आराम से कर सकते हो, क्योंकि अंतर लिखना था, एक तरफ याद रहेगा तो दूसरा तरफ खुद से बना के लिख लोगे, ऐसा इसमें लैंग्वेज ही है। तो मेरे प्यारे साथी टेंशन है कि दाम नहीं लेना, आपको एकदम याद कर लेना साथियों। एकदम कमाल भावकाल क्वेश्चन है तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। देखो प्रकाश का पोलराइजेशन क्या है, व्हाट इज द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। यानी कि प्रकाश का ध्रुवन क्या, बहुत ही छोटा पॉइंट है लेकिन एग्जाम में पूछता है बहुत बड़ा। चलिए बहुत बार, चलिए प्रकाश के एक तरंग को एक निश्चित कला में लाने की क्रिया को प्रकाश का ध्रुवन कहा जाता है। यानी कि प्रकाश तरंग को एक निश्चित दिशा में लाने की घटना को ही प्रकाश का ध्रुवन कहा जाता है। यानी कि प्रकाश के तरंग को एक निश्चित दिशा में लाएंगे ना डियर स्टूडेंट, तो उसी को हम लोग को पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहेंगे। चलिए सर जी ये भी क्लियर। अब देखो
तरंगाग्र क्या है सर जी? ये तरंगाग्र क्या होता है हमसे पूछिए आप। तो चलिए यहाँ पर देखिए तरंगाग्र क्या है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं। देखो जनरली तरंगाग्र होता है 3 प्रकार का होता है, जो कि हम आप लोग ऑब्जेक्टिव में भी आप लोगों को करवाते हैं, और ये प्रश्न बहुत बार पूछा है, 20, 22, 21 सब में पूछा है। तो देखिए प्रकाशीय तरंगे सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करते हुए एक निश्चित दिशा का निर्माण करते हैं, जिसे प्रकाश का दोस्तों प्रकाशीय तरंगाग्र कहते हैं। यानी कि प्रकाशीय तरंगाग्र सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करते हुए एक निश्चित आकार का निर्माण करते हैं, जिससे प्रकाशीय तरंगाग्र कहेंगे। जिसमें आपका गोलाकार तरंगाग्र भी आता है, बेलनाकार तरंगाग्र भी आता है, समतल तरंगाग्र होता है। ये सब का परिभाषा इतना आसान है, कहोगे सर जी आप तो एकदम दे रहे हो एकदम लालिपो। हाँ जी एकदम आसान दे। परिभाषा देखो पहले तरंगाग्र का, प्रकाशीय तरंगाग्र सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करते हुए एक निश्चित आकार का निर्माण करती है, जिसे प्रकाशीय तरंगाग्र कहते हैं। अब देखो 3 प्रकार का होता है, इसका परिभाषा देखिए कितना आसान है। देखो गोलाकार तरंगाग्र क्या है? प्रकाश स्रोत से एकमात्र बिंदु से इससे पारमित दूरी पर बने तरंगाग्र को गोलाकार, और दोस्तों अगर इससे अपारमित दूरी बनेगा, अगर इससे अगर अपारमित कर देंगे, पारमित ना है क्या, पारमित, अगर यहाँ पर अपारमित लगा देंगे ना तो ये समतल हो जाएगा। देखो ये आपका डिफिनेशन कहीं नहीं मिलेगा, इतना आसान। प्रकाश स्रोत से एकमात्र बिंदु हो तो इससे पारमित दूरी पर बने तरंगाग्र को गोलाकार तरंगाग्र, अगर आप पारमित कर देंगे तो ये समतल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ से प्रकाश का दोस्तों बेलनाकार तरंगाग्र। देखो प्रकाश स्रोत से एक बारीक रेखा छिद्र के समान दोस्तों एक समान होगा, तो इससे पारमित दूरी पर बने हुए तरंगाग्र को बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। यानी कि प्रकाश स्रोत से एक बारीक क्षेत्र के यानी कि बारीक क्षेत्र इस प्रकार से होगा दोस्तों, इससे जो पारमित दूरी पर तरंगाग्र बनेगा तो उसी को हम लोग बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। और लास्ट में आपका है दोस्तों समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र जो होता है इसमें क्या अपारमित दूरी पर बने हुए तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहते हैं। ये तो दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। आप देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, ये सब प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट भी आई क्वेश्चन है। देखो प्रकाश के कणिका सिद्धांत को लेकर, देखो प्रकाश के कणिका सिद्धांत न्यूटन दिए थे, ये आपका दोस्तों ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, तो आपको पता ही होगा। न्यूटन के कणिका सिद्धांत, ये कणिका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते तो परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जो प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो न्यूटन दिया है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते थे क्या होता था, परिवर्तित हो जाता है। और इन कणिकाओं का वेग जो होता है दोस्तों क्या होता है, हाईएस्ट होता है। यानी कि इन कणिकाओं का जो वेग होता है दोस्तों महत्तम होता है। ये कणिका दोस्तों सीधी रेखा में गमन करते हैं, यानी कि ये जो कणिका होता है दोस्तों सीधी रेखा में गमन करता है। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, इन कणिकाओं के दोस्तों माध्यम की आवश्यकता नहीं होता, यानी कि इन कणिकाओं के लिए कोई माध्यम होता है ना, जैसे सागर माध्यम, विरल माध्यम, इसमें कोई माध्यम का आवश्यकता न होता है कणिका में। और जो प्रकाश जो होता है विभिन्न रंग विभिन्न आकार के कारण होता है, यानी कि प्रकाश का जो इसमें आकार होता है दोस्तों विभिन्न कारणों से भिन्न भिन्न होता है। चलिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए एकदम लॉलीपॉप प्रश्न है। चलिए प्रकाश का हाइगेंस तरंग सिद्धांत, प्रकाश का हाइगेंस तरंग सिद्धांत। अब देखिए ये क्वेश्चन, प्रकाश का हाइगेंस तरंग सिद्धांत निम्नलिखित है। देखो प्रकाश का वेग महत्तम होता है, हाइगेंस के लिए है कि प्रकाश का तरंग महत्तम होता है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होता है, यानी कि हाइगेंस क्या कहना है कि प्रकाश तरंग जो होता है अनुप्रस्थ होता है, किसका, हाइगेंस का। और जब यह एक तरंग दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका वेग बदल जाता है। देखो हाइगेंस का कहना है ये परिवर्तित नहीं होता है, इसका वेग बदल जाता है। देखो दोनों का अलग अलग ना है, न्यूटन का भी अलग है, हाइगेंस का भी अलग है। हाइगेंस का कहना है कि जब एक तरंग दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका वेग बदल जाता है, लेकिन न्यूटन का कहना था कि वो परिवर्तित हो जाता है। वहीं देखो यहाँ पर और भी है कि दोस्तों प्रकाश विभिन्न रंग विभिन्न तरंगदैर्घ्य के कारण होता है। ये दोस्तों हाइगेंस का कहना है कि प्रकाश का जो रंग होता है विभिन्न तरंगदैर्घ्य के कारण, बिल्कुल सही बात है। प्रकाश को जो रंग होता है दोस्तों विभिन्न तरंगदैर्घ्यों के कारण होता है। और देखिए प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, ये सब की व्याख्या इस सिद्धांत द्वारा किया जाता है। यानी कि हाइगेंस सिद्धांत से दोस्तों प्रकाश का परिवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सब दोस्तों ज्ञात होता है। किससे, तो हाइगेंस के सिद्धांत से। देखिए
प्रकाश का प्रकृति क्या है? तो देखिए प्रकाश एक ऊर्जा जो हमारे आँख के रेटिना पर टकराने के बाद उत्सर्जित करता है, जिससे हमें देखें हम लोग के द्वारा किसी वस्तु को देखने का बोध होता है, जिसे प्रकाश का प्रकृति कहते हैं। प्रकाश के प्राकृतिक निम्नलिखित कारण है। देखो प्रकाश का जो प्रकृति होता है, दोस्तों प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवन, ये सब इसी के कारण होता है। देखो ये शुरू में क्वेश्चन होना चाहिए था दोस्तों, लेकिन हम लोग कर दिए थोड़ा लेट से इसको। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, बिल्कुल सही बात है। प्रकाश निर्वात में प्रकाश गमन करता है। प्रकाश का परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है। प्रकाश का वन विक्षेपण होता है। प्रकाश का व्यतिकरण होता है। प्रकाश का विवर्तन होता है। प्रकाश का ध्रुवन होता है। प्रकाश का व्यतिकरण, ये सब क्या होता है? ये प्रकाश का ही एक घटना है। अब देखो प्रकाश के कणिका सिद्धांत के लिखे या किसने दिया? न्यूटन के कणिका सिद्धांत को लिखे। तो देखो प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने किया। ये इनके 200 मुख्य बातें हैं। देखो इन कणिकाओं का जो वेग होता है महत्तम होता है। ये कणिका एक मात्रा दूसरे मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। इनकी दिशा सीधी होती है। प्रकाश विभिन्न रंगों, विभिन्न तरंग, विभिन्न आकारों के कारण होता है। और इसमें हाइगेंस में क्या था कि तरंगदैर्घ्य के कारण होता है। प्रकाश मांसों एक छोटे से निरंतर निकालते रहते हैं। इनके प्रकाश एक छोटे छोटे कण के रूप में निकालते रहते हैं। ये तो कणिका हुआ। अब देखो प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने दिया? इसके हाइगेंस के सिद्धांत को लेकर देखे 5 नंबर वाला इक्वेशन करवाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। देखा प्रकाश के तरंग सिद्धांत के प्रतिपादन हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने प्रकाश के तरंग के रूप में मापने के लिए मुख्य सिद्धांत दिए, जिसमें से दोस्तों कि इन तरंगों का वेग महत्तम होता है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होता है। ये जब एक तरंग दूसरे माध्यम में जाता है तो ये रंग क्या होता है? रंग बदल देता है, भंग नहीं, रंग। प्रकाश के विभिन्न रंग विभिन्न तरंगदैर्घ्यों के कारण होता है। चलिए साथ में PDF नोट्स लेने के लिए आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है। उससे पहले प्रकाश का ध्रुवपन देखिए। जब एक ही तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के 2 तरंग एक साथ किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलता है तो माध्यम में दोस्तों क्या था? माध्यम के कणों के साथ एक प्रभावित पहुंचता है। ये आप लोग कर सकते हो, ये काफ़ी ईजी है दोस्तों। चलिए यहाँ पर PDF नोट्स के लिए आपको ये नंबर दिख रहा है। इस नंबर पर आपको क्या करना है? PDF नोट्स के लिए कांटेक्ट करना है। इस पर आपको पूरा PDF नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा साथियों। तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, क्योंकि वहीं पर PDF मिलेगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करके नाम बताइए, डायरेक्ट कॉल कर लीजिए और यहाँ से आप लोग पूरा PDF नोट्स लेकर के पूरे तैयारी आप लोग कर सकते हो। डियर स्टूडेंट बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए। उम्मीद है आपको बेहतर लगा वीडियो। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।